नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है फिजिक्स बाय अजय वर्मा में। मैं अजय वर्मा आपके साथ, और आज पढ़ने वाले हैं हम कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में जो कि रिलेटेड हैं कूलम्ब्स लॉ से। तो कूलम्ब लॉ में सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है कि कूलम्ब का नियम लिखो। क्या है? कूलम्ब का नियम लिखो। कूलम्ब के नियम के अनुसार दो बातें हमें पता थी कि कोई भी दो आवेश होते हैं Q1 और Q2, उनके बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल वो किन बातों पर डिपेंड करता है? वो बल एक तो समानुपाती होता है इन दोनों के परिमाण के गुणनखंड के, और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलम्ब ने ये दो नियम दिए थे। जब इन दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास कंप्लीट नियम निकल के आया, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और जब ये समानुपातिकता का चिन्ह हटाएंगे तो हमारे पास रिलेशन आएगा F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोस्तों K क्या है? यहाँ पर K आपका नियतांक है। K क्या है? नियतांक, जिसका मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। या फिर इसका फॉर्मूला भी होता है K बराबर आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पर एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि कूलम्ब का नियम लिखो। कूलम्ब का नियम है पहला कि जो इनके बीच में लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है वो इनके परिमाणों के गुणनखंड पर निर्भर करता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इनको कंबाइन किया तो हमारे पास मिला कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और जब समानुपातिकता का चिन्ह हटाएंगे तो हमारे पास एक नियतांक आएगा जिसका मान है 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, और उसका फॉर्मूला हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम के परावैद्युतांक को परिभाषित कीजिए। दोस्तों परावैद्युतांक क्या होता है? इसको लिखते हैं अपन एप्सिलॉन R से, जिसको बोलते हैं हम माध्यम की या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता। या फिर किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे? परिभाषित करने के लिए क्या होता है, अपन कह सकते हैं कि आपेक्षिक विद्युतशीलता आपकी माध्यम की विद्युतशीलता और आपकी निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होती है। ठीक है, अर्थात माध्यम की विद्युतशीलता का निर्वात की विद्युतशीलता के साथ में अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है, या फिर माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। दोस्तों इस चीज को याद रखना, माध्यम का परावैद्युतांक ये आपके विभव वाले संधारित्र वाले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। उसी से आगे इसके जो डेरिवेशन होते हैं वो क्लियर होंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसका फॉर्मूला एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता, और ये निर्वात की विद्युतशीलता, इन दोनों का अनुपात ही क्या होता है? माध्यम का परावैद्युतांक होता है। ठीक। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेशों के मध्य बल किस प्रकार परिवर्तित होगा। दो बिंदु आवेश हैं, उनके मध्य बल की बात की जा रही है। ये Q1 और ये Q2 किस प्रकार परिवर्तित होगा यदि उन्हें जिस माध्यम में रखा जाता है उसका परावैद्युतांक बढ़ जाए। अभी जिस माध्यम में रखा गया, मान लीजिए उसका परावैद्युतांक कुछ एप्सिलॉन R1 है, अब कुछ ही देर बाद एप्सिलॉन R2 कर दिया जाता है, हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास दे रखा है कि बढ़ जाए, अर्थात जो एप्सिलॉन R2 है वो ज्यादा है एप्सिलॉन R1 से। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बल किस प्रकार परिवर्तित होगा। तो कूलम्ब के नियम के अनुसार फॉर्मूला लिखते हैं अपन, किसी भी माध्यम में बल
कूलम का बल जो होता है दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल होता है, उसको कैसे लिखते हैं? के की जगह अपन पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट, ये फॉर्मूला होता है। इसके साथ में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 परिणामों के आपके आवेशों का परिमाण है, और R जो है इन दोनों के बीच की दूरी हो गई। 4 आप जानते हैं नंबर है, पाई क्या है? पाई भी एक तरीके से नंबर है। एप्सिलॉन आर क्या है? अभी थोड़ी देर पहले किया था क्वेश्चन, एप्सिलॉन आर आपका परावैद्युतांक हो जाता है किसी भी माध्यम का, और एप्सिलॉन नोट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई साहब पहले आपकी निर्वात की विद्युतशीलता ये थी, अब इतनी हो गई, मतलब ज्यादा हो गई, तो आप देखोगे इसका मान अगर बढ़ाओगे तो आपका एफ घटेगा, क्योंकि जैसे मान लो 4 है, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 मिल रहा है, लेकिन अब नीचे वाली संख्या को बढ़ाओगे, 4 को 8 से डिवाइड करते हो तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 अर्थात 0.5 कम हो गया। तो नीचे वाला जो मान बढ़ाएंगे तो अपना ऑटोमेटिकली इधर वाला मान वो घट जाएगा, ठीक है ना? तो परावैद्युतांक का मान बढ़ाने पर बल आपका घट जाएगा। क्या हो जाएगा? बल घट जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकल्स का है, किसी माध्यम में दो विद्युत आवेश के बीच विद्युत बल F है। अभी कितना है? F है, शुरुआती कंडीशन दे रखी, तथा उनके मध्य की दूरी D है। इनको परस्पर कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि विद्युत बल अब 3F हो जाए या फिर F/4 हो जाए? दो कंडीशन के लिए अपन को सोल्व करना है दूरी के लिए। दोस्तों मान लीजिए शुरुआत में बोल रखा है कि भाई साहब आपका Q1 आवेश यहाँ पे है और Q2 आवेश यहाँ पर है, इन दोनों के मध्य परस्पर दूरी D है। हर बार दूरी हम R लेते थे, क्या लेते थे? R लेते थे। अब दूरी हम D ले रहे हैं। कितनी ले रहे हैं? D ले रहे हैं। तो अब हमें इस कंडीशन के अनुसार बल दे रखा है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर, ठीक है ना? D स्क्वायर दे रखा है। अब अपन को क्या करना है नई कंडीशन के लिए कि ये F का मान कितना हो जाए? F का मान हो जाए अब 3F। F का मान 3F कब होगा? उसके लिए वो दूरी की कंडीशन आपको याद करनी है कि भाई साहब आपको पता है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। F इज प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आपका जो बल है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है? तो आप जैसे जैसे दूरी घटाओगे बल बढ़ जाएगा और दूरी बढ़ाओगे तो बल घट जाएगा। तो इसी हिसाब से यहाँ पर बल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं समझ सकता हूँ ये दूरी घट रही होगी, तो नई दूरी ज्ञात करनी है मुझे इस बल के अकॉर्डिंग। तो शुरुआत में तो बल इतना था, अब कितना हो गया? 3F। 3F कैसे हुआ होगा? K में कोई चेंज नहीं होता, Q में कोई चेंज नहीं होता, Q2 में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज किस में हो रहा है? D में। D में चेंज होगा तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? ये बल का मान बढ़ा या घटा सकता हूं। तो 3F के लिए अब नई कंडीशन, मेरा बल कितना होना चाहिए? 3F होना चाहिए, ठीक है? और फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 Q2, ठीक है ना? और नई दूरी को मैं मान लेता हूं R। कितना मान लेता हूं? R। तो R स्क्वायर, मुझे R का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? R का मान ज्ञात करना है। तो मेरी पहली समीकरण तो ये हो गई और दूसरी समीकरण ये हो गई। अब इन दोनों को क्या करो? आप डिवाइड करो। F/3F बराबर K Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर डिवाइडेड बाय K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है? F से F गया, यहाँ पे 1/3 रह गया, K से K गया, Q1 से Q1 गया, Q2 से Q2 गया, और R स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो R स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर बचा रह जाएगा, ठीक है ना? D स्क्वायर को इधर भेजोगे तो D स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा, तो R स्क्वायर का मान कितना आएगा? D स्क्वायर बाई 3। तो आपका इसको स्क्वायर खोलेंगे तो अपने पास आएगा D/√3 आपके R का मान, अर्थात जो नई दूरी होगी उसका मान कितना होगा? D/√3। इसी हिसाब से सेकंड क्वेश्चन,
क्योंकि आपको पता चल चुका है यहाँ पर कि जैसे भैया मैंने दूरी कम की, दूरी क्या की, डी अपॉन √3 का मान कितना होता है 1.71 समथिंग, ठीक है ना। तो मतलब कम ही किया मैंने, डिवाइड बड़ी एक से बड़ी संख्या डिवाइड की तो ये मान घट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे दूरी मैंने घटाई है तो बल बढ़ गया, अब दूरी बढ़ाऊंगा तो बल घटेगा। तो सेकंड केस के लिए F/4 चाहिए था आपको, तो F/4 के लिए आपका नया बल आ गया F/4 बराबर K Q1 Q2 अपॉन वही R² ले लेते हैं इसको भी, ठीक है। अब ये थर्ड इक्वेशन, अब पहली इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, सेम टू सेम वैसे वैसे करोगे तो यहाँ पे F/4 हो जाएगा, वहां पे K Q1 Q2 अपॉन इतना था D² था, यहाँ पर K Q1 Q2 अपॉन R² है, F से F गया, F4 ऊपर चला जाएगा, K से K गया, Q1 से Q1 गया, Q2 से Q2 गया, ठीक है। वही R² ऊपर चला गया, D² नीचे का नीचे ही रहा, अब D² इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4D² बराबर R², ठीक है। अब दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे या फिर स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या आएगा 2D बराबर R, अर्थात R का मान कितना हो गया 2D, R का मान पहले से दुगना हो गया, इस वजह से आपका जो बल है 4 गुना कम हो गया, क्योंकि हमारे पास रिलेशन है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², या फिर मैं बोल सकता हूं कि जो बल है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे यहाँ पे आप दुगना करोगे दूरी को तो आपका बल 1/4 गुना या फिर 1/4 गुना कम हो जाएगा, ठीक है ना। ये रिलेशन आता है, स्क्वायर की रेट से कम हो जाता है, और बढ़ेगा भी तो स्क्वायर की रेट से बढ़ेगा। जैसे आप दूरी कम कर देते हो, यहाँ पे पहले R/2 कर देते हो, 1/R/2 का होल स्क्वायर करोगे तो ये नीचे आएगा 1/R², और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, अर्थात दूरी कम करोगे तो बल बढ़ जाएगा, दूरी बढ़ाओगे तो बल कम हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है दो आवेश वायु में कुछ दूरी पर रख दिए गए, अच्छी बात है। यदि उनके बीच एक कांच की स्लेब जिसका परावैद्युतांक 8 है रख दी जाए तो उनके बीच कार्य करने वाले बल के परिमाण में क्या परिवर्तन होगा। यदि पीतल का टुकड़ा रख दिया जाए तो क्या होगा। हमारे पास 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन के लिए अपन को कैलकुलेशन करनी है। पहली बात जो दे रखी है, जो नॉर्मली हम जानते हैं कि किसी भी आवेश को जब निर्वात या वायु में रखा जाता है तो कूलॉम के नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार, कूलॉम के नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि उनके बीच लगने वाला जो बल होता है K Q1 Q2 अपॉन R² द्वारा निकाला जा सकता है, ठीक है, हो गया। ये तो निर्वात या फिर वायु के लिए, इसको पहली कंडीशन में हम लिख देते हैं। दोस्तों देखो ये ऊपर वाले जो क्वेश्चन किए थे लगभग वो ऐसे ही थे, ठीक है। और यहाँ पे खास बात अगर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल ना करो तो ये सबसे बेस्ट रहेगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² का इस्तेमाल करें। क्यों, जब आपको कैलकुलेशन करनी हो तो इसका इस्तेमाल करना, और जब आपको यहाँ पर परावैद्युतांक वगैरह ऐसी चीजें दे रखी हो तो इस वाले फॉर्मूले का ज्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है ना। क्योंकि इसमें K का वैल्यू आपको पता होता है, K का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹, ठीक है। परंतु हमें यहाँ पे K की वैल्यू से कोई काम नहीं है, हमें तो परावैद्युतांक से काम है। परावैद्युतांक मिलेगा तो वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाले से मिलेगा। क्यों, क्योंकि सर ये वाला फॉर्मूला तो निर्वात के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है, निर्वात के लिए, ठीक है। निर्वात में एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। अब बोला जा रहा है कि इन दोनों आवेशों के बीच में कांच की एक स्लेब रख दी जिसका परावैद्युतांक मतलब एप्सिलॉन R, आपेक्षिक विद्युतशीलता 8 दे रखी है। 8 का कोई इसका ये जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि आपेक्षिक विद्युतशीलता है जो आपके माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। तो इन दोनों के अनुपात के कारण दोनों का मात्रक खत्म हो जाता है, इस वजह से ये मात्रक विहीन राशि हो जाती है।
ठीक है, अब इसका जो परावैद्युतांक दे रखा है वो 8 दे रखा है। तो किसी भी माध्यम में जो बल होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। पहले इक्वेशन देन सेकेंड इक्वेशन, अर्थात बल पर क्या असर पड़ेगा ये पूछ रहा है, वो देखना है हमें। तो पहली इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। F/Fm किया तो क्या मिलेगा, F का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब हम निर्वात में थे डिवाइडेड बाय, जब माध्यम बीच में आ गया कांच का स्लेब, 4 पाई एप्सिलॉन R का मान कितना दे रखा है भाई साहब, 8 दे रखा है। एप्सिलॉन नॉट का नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, काट देंगे हम, वैसे हमें पता होता है। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, परिवर्तन जो हो रहा है माध्यम में हो रहा है। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई गए हो, ठाकुर तो गए हो, एप्सिलॉन नॉट गए हो, और R स्क्वायर गए हो, Q1 Q2 ये भी गए हो। क्या बचो भाई कि F/Fm सर ये बच रहा है, सॉरी यहाँ पे मैंने गड़बड़ी कर दी, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है, 1/4 पाई में आता है ये, ठीक है ना, ये देख लेना एक बार, मैं जल्दी में 1 बाई लिखना भूल गया, ठीक है ना। तो ये 1 अपॉन में नीचे, तो आपका ये वाला ऊपर चला जाएगा, 8 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर 1 नीचे रह जाएगा। मैं फिर से बता दूं अगर आपको कंफ्यूजन हो, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, F/Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे होना चाहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट। मैंने जल्दी में 1 अपॉन करना भूल गया था, कोई बात नहीं। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये गए 4 पाई गया, एप्सिलॉन नॉट गया, एप्सिलॉन R का मान था ये ऊपर चला जाएगा। तो F/Fm बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। तो आपका जो पुराना बल था कितना था, F था, तो नया बल ज्ञात करना है तो ये 8 को नीचे डालो, नया बल कितना है, Fm, अर्थात माध्यम बीच में रखने पर क्या परिवर्तन हुआ, तो पहले जो पुराना बल था उसका 8 गुना कम हो गया, 1/8 गुना हो गया, ठीक है ना, 8 गुना कम हो गया। ठीक है, जैसे परावैद्युतांक वाला पदार्थ डाला आपका बल घट गया। अब अगला केस बोला जा रहा है बी वाला पार्ट, ब वाला पार्ट, कि भाई साहब दोनों आवेशों के मध्य यदि पीतल का टुकड़ा रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, कांच के स्लेब की जगह पीतल का टुकड़ा रख दिया जाए तो बल में क्या परिवर्तन होगा, बल में क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों कोई भी धातु, पीतल एक धातु है, क्या है, पीतल एक धातु है, और धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। तो फॉर्मूले के हिसाब से आपका Fm जो आएगा नया वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बाकी सब तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, 1 अपॉन इंफिनिटी, और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और आपको पता है 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है, 0 को किसी भी चीज से गुणा करेंगे तो भी क्या होगा, 0 होगा। तो Fm कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात एक आवेश दूसरे आवेश पर शून्य बल लगाएगा जब उनके बीच में कोई भी धातु रख दी जाएगी। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी धातु के लिए एप्सिलॉन R परावैद्युतांक का मान इनफाइनाइट होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है, उनके बीच बल कितना है। कूलम के नियम का पार्ट चल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले अभी कभी भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लिख लेंगे, दिया गया है, छटनी करें। सबसे पहले क्या छटनी करनी है कि भाई साहब दूरी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, आवेश का मान दे रखा है 2 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷, और क्या ज्ञात करना है, कितना बल। तो आप लिखेंगे सबसे पहले Q1 दे रखा है 2 × 10⁻⁷ कूलम, और Q2 दे रखा है
3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। आर दे रखा है 30 सेंटीमीटर और हमारे भैया चलती है एसआई यूनिट। क्या चलती है? एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर हमारी एसआई यूनिट नहीं, हमारी एसआई यूनिट मीटर है। तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू सी की जगह क्या करते हैं 10 की पावर -2 और यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया मान। अब क्या ज्ञात करना है वो भी देखें, एफ ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? एफ। तो एफ का फॉर्मूला क्या होता है सर? लिखो, जो ज्ञात करना है उसका फॉर्मूला लिखो ना, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब एफ का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है क्योंकि उसका कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें सिर्फ के की वैल्यू चाहिए, हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कोई काम नहीं है, तो उसका इस्तेमाल ना करके सिर्फ के का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। के का मान क्या होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9 और Q1 कितना है? 2 इंटू 10 की पावर -7 और Q2 कितना है? 3 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 30 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, कभी जो पावर वाली चीजें होती है उनको अलग कर लिया करो और नंबर नॉर्मल वाली चीजों को अलग कर लिया करो। तो ये 9 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम। ऐसे ही यहाँ पे 30 का स्क्वायर हो रहा है तो 30 इंटू 30 कर दो और यहाँ पे 10 की पावर, अब पावर को सोल्व करते हैं। 10 की पावर 9 है, 10 की पावर 9 लिखो, 10 की पावर -7 है, 10 की पावर -7 लिखो, 10 की पावर -7 है, 10 की पावर -7 लिखो। ठीक है, यहाँ पे 10 की पावर -2 स्क्वायर हो रहा है तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? -4। इनको अलग से सोल्व करेंगे तो ये 3 बार जाएगा, उससे ये 10 और यहाँ पे भी 10 हो जाएगा। तो अपना कितना बचेगा? 3 दूना 6, 6/100। ठीक है ना। और यहाँ पे आएगा 10 की पावर 9, 7 और 7 माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस के 14। ये सारे इंटू में सेम बेस है तो जो माइनस वाले माइनस साइन के साथ आएंगे, जो प्लस वाले प्लस साइन के साथ आएंगे। ये वाला क्या है आपका? 10 की पावर -4 है तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? प्लस का 4। ठीक है ना। 6/100 इंटू ये कितना हो जाएगा? 9 और 4 13, 13 और -14, 10 की पावर -1 बचेगा। कितना बचेगा? 10 की पावर -1 और इसके 2 जीरो भी ऊपर भेजते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा आपके। तो दोस्तों हमारे पास एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगाता है। अर्थात एक गोले के कारण दूसरे गोले पर 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो पहला पार्ट, दोनों गोलों के मध्य की दूरी ज्ञात करो। कितनी होगी? दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है वो ज्ञात करना है। ठीक है, पहले प्रश्न ये पहले ये लिख लिया करो भाई साहब कि आपको क्या क्या दे रखा है। बल दे रखा है, आवेश दे रखा है, दोनों आवेश दे रखे हैं, दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? Q1 दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलम। अब माइक्रो को खोलेंगे तो 0.4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है ना। इसको लिख सकता हूं 4 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। Q2 कितना दे रखा है सर? Q2 दे रखा है 0.8 माइक्रोकूलम। 0.8 माइक्रोकूलम को फिर खोलेंगे तो 0.8 इंटू 10 की पावर, माइक्रो को 10 की पावर -6 लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। इसका पॉइंट मैंने इसको दे दिया है। ठीक है ना। तो Q1 हो गया और Q2 हो गया और F दे रखा है 0.2 न्यूटन। अब आपको क्या याद करना है? R निकालो सर।
दो आवेश हैं Q1 और Q2, उनके मध्य की दूरी आपको ज्ञात करनी है, बल दे रखा है। तो अपना कूलम के नियम से बल का फॉर्मूला होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो F का मान है 0.2, K का मान 9 इंटू 10 की पावर 9, हमें याद है सही। Q1 कितना दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर -7, जो अभी अपन ने कन्वर्ट किया था। Q2 दे रखा है 8 इंटू 10 की पावर -8, सॉरी -7 है, ये भी भावनाओं में देखे -8 बोल दिया, -7 ही रहेगा। यहाँ पे R स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे R स्क्वायर। अब R स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, तो R स्क्वायर बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9, 4 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 0.2। दोस्तों मैंने आपसे कहा था पावर को अलग कर लिया करो, तो 9 इंटू 4 इंटू 8 और नंबरों को अलग कर लिया करो। इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे हो गया। तो 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10, ये होगा। ये 2 से 2 बार गया, तो 9 2 क्या 8 2 16, या फिर सिंपली 8 9 72, 8 नाम 72 होते, 72 इंटू 2 कितना होगा 144। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। ये 10 की पावर 9, 7 7 14, 14 और ये इससे जुड़ जाएगा, तो ये 10 की पावर 10 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का ये भी प्लस का पावर में, और ये माइनस का, तो इंटू 10 की पावर -14 हो जाएगा। -7 और -7 और 9 और 1 10 हो गया, तो 144। इसको सोल्व करेंगे तो 10 की पावर -4 आ जाएगा। ठीक है ना, ये R स्क्वायर, तो R बराबर क्या हो जाएगा √144 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, स्क्वायर हटाया तो 144 का स्क्वायर 12 और 10 की पावर 144 का √12 और 10 की पावर -4 का √10 की पावर -2। ठीक है, मीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं हम 12 सेंटीमीटर। 10 की पावर -2 कितना होता है सेंटी, तो 10 की पावर -2 की जगह लिख रहे हैं सेंटी, और ये मीटर आ गया। तो R का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भैया पहला क्या है, दूसरे गोले पर कितना बल लग रहा होगा, पहले गोले के द्वारा दूसरे गोले पर कितना बल लग रहा होगा। आप पहले गोले के द्वारा दूसरे पे निकालो या दूसरे गोले के द्वारा पहले पे निकालो, दोनों सेम होते हैं कूलम के नियम में। एक दूसरे पर समान आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, अर्थात हमें बल ऑलरेडी दे रखा है 0.2 न्यूटन। कितना दे रखा है 0.2 न्यूटन। तो इस दोनों एक दूसरे पर समान ही बल लगा रहे होंगे 0.2 न्यूटन का, क्योंकि ये न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करते हैं, अर्थात हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है। तो अगर ये 0.2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो ये एक दूसरे पर समान परिमाण से लगा रहे होंगे। ठीक है ना, ये भी इस पर 0.2 का लगा रहा होगा, ये भी इस पर 0.2 न्यूटन का बल लगा रहा होगा। ठीक है।